अब मैं आपके सामने चंद मॉड्यूल्स रखूंगा, यानी चंद यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रखूंगा, फिर उन्हें हम बाद में मिला लेंगे। तो पहला है स्लीप साइकिल। इस पे काफी रिसर्च हो चुकी है कि हर इंसान जब सोता है तो वो चंद स्टेजेस से उसकी नींद गुजरती है, और ये हर इंसान की गुजरती है, इसमें कोई मुस्तस्ना नहीं है। 5 स्टेजेस से में इंसान सोता है। पहली स्टेज नंबर 1, ये वो स्टेज होती है जिसमें आप गुनूदगी में होते हैं, जिसमें शाहिद साहब अपने एक बेटे को दूसरे बेटे के नाम से पुकारते हैं। शाहिद साहब होता है ना, गुनूदगी हो रही है, मैं घर में हूं या मैं जो है फैक्ट्री में हूं, गुनूदगी में घर में हूं। उसके बाद स्टेज 2 कि आपका हार्ट रेट स्लो डाउन होता है, ब्लड प्रेशर स्लो डाउन होता है। स्टेज 3 डेल्टा स्टेज, बॉडी इतनी आराम में चली गई कि रिपेयर शुरू हो जाती है। चूंकि दिमाग के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस चलती हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस मैग्नेटिक वेव्स को जन्म देती हैं, तो आप दिमाग के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाकर मालूम कर सकते हैं कि कौन सा शख्स किस स्टेज में है, क्योंकि हर स्टेज की अलग फ्रीक्वेंसी है। अल्लाह अकबर। हमारा साहब नजमुल्लाह साहब देखें अल्लाह का क्या निज़ाम है, हर स्टेज की अपनी फ्रीक्वेंसी है। आप उस फ्रीक्वेंसी से मालूम कर लेते हैं कि बंदा ये मिट्ठू कौन से स्टेज में। इतनी तो वैसे माशाअल्लाह तरक्की कर चुकी है साइंस, ठीक है। स्टेज 4, फिर किसी को नहीं पता कि ये क्यों होता है कि स्टेज 4 से हम जाते हैं स्टेज 3 में, फिर स्टेज 2 में, फिर जंप करते हैं स्टेज 5 में, जिसको कहते हैं REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के अंदर क्या होता है, आंखें अंदर पुतलियों के अंदर मूव करती हैं ऐसे से, ऐसे वैसा अगर आप यूं करेंगे ना तो आपकी आंखें थक जाएंगी, लेकिन उस स्टेज में खुद ब खुद करती हैं। तो अगर आपने अपनी बेगम साहिबा की आंख यूं करके देखी REM में तो आप डर जाएंगे, तो इसलिए ये काम मत कीजिएगा। ये ना कि आज आप चेक करेंगे, मैं टेस्ट करूंगा यार REM कैसे चलता है। फिर क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ब्रेन एक्टिविटी इंटेंस होती है। क्यों होती है किसी को नहीं पता। और REM रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में ही हम ख्वाब देखते हैं, उसके बाहर ख्वाब नहीं देखते हैं। अगर आप सुबह उठे और आपने ख्वाब आपको याद है कि देखा है, इसका मतलब है कि आप REM में गए हैं। अगर आपने ख्वाब नहीं देखा तो इसका मतलब यह नहीं कि आप REM में नहीं गए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हो सकता है गए हो सकता है ना गए हो सकता है गए हो और ख्वाब ना देखा हो, और हो सकता है ख्वाब देखा हो तो भूल गए हो, क्योंकि हर ख्वाब REM में आता है, हर REM ख्वाब नहीं देती। सही है। हर कोरोला टोयोटा होती है, हर टोयोटा कोरोला नहीं होती, इस तरह समझ लें। चलें, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, 3, 2, 1 REM, फिर 2 फिर 1 सॉरी 2 REM, फिर 1 2 3 4, इस तरह से, और आप निकल आते हैं बाहर। इसको कहते हैं स्लीप आर्किटेक्चर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बहुत खूबसूरत सा आर्किटेक्चर डेवलप किया है, इसको कहते हैं स्लीप आर्किटेक्चर। इतना जबरदस्त प्रिसिशन से, जो कुरान की आयत है ना कि हर चीज को मैंने एक मिकदार से पैदा किया, ये स्लीप आर्किटेक्चर है, और हर आदमी का डिफरेंट है। इमरान सिद्दीकी साहब का डिफरेंट, मिसेस इमरान का डिफरेंट, हमारा डिफरेंट, शाहिद साहब का डिफरेंट, सैफ साहब का तो बिल्कुल डिफरेंट। स्लीप आर्किटेक्चर अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत सा बनाया। इसको देखिए जरा तो बताइए कितनी इंटरेस्टिंग कोई चीज नजर आ रही है आप। देखें कि जैसे बढ़ते जा रहे हैं साइकिल्स में, तो स्टेजेस कम होती जा रही हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसी है कि जो हर में है। वो कौन सी है? REM। फर्ज करें कि मैं कुछ लोगों को खाने बुलाऊं और जनाब फैसल भाई को भी बुलाऊं,
फिर यहां से कुछ लोगों को बुलाऊं, फिर फैसल भाई को बुलाऊं, वहां से कुछ लोगों को बुलाऊं, फिर फैसल भाई को बुलाऊं, तो फैसल भाई के बारे में क्या राय कायम करेंगे? फैसल भाई REM है, बिल्कुल स्पेशल है, बार बार बुला रहे हैं। तो REM स्लीप जो है ये बहुत स्पेशल स्लीप है। जब लोगों को कोई इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई दिमाग में, होता है इंसान है, तो बहुत दफा आप डिफरेंट स्टेजेस में नहीं जा पाते। तो रिसर्च ये बताती है कि अगर स्टेज 2 में नहीं जा पा रहा कोई, स्टेज 3 में नहीं जा पा रहा, 4 में नहीं जा पा रहा, तो इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप REM में ना जा पाए तो बहुत बड़ा नुकसान डॉक्टर रफीक साहब होता है। आपका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, आप डिल्यूजनल होना शुरू हो जाएंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग करप्ट होना शुरू हो जाएगी, यहां तक कि आप फंक्शन नहीं कर सकते जिंदगी के अंदर, इतनी डिस्टर्बेंस हो जाती है। अगर REM डिस्टर्ब हो जाए तो फिर तो आपको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। स्लीप एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में, स्लीप क्लिनिक्स हैं US के अंदर, डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, आपको वहां जाना पड़ेगा, आपकी टेस्टिंग होगी, आपको दवाई देनी पड़ेगी, आपको किसी तरह से REM में लेके जाना पड़ेगा, इतना ये सेंसिटिव है REM। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो भी मकासद रखे हैं नींद के, उसमें से बड़ा हिस्सा REM में पूरा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी फजूल हैं, उनके भी अपने मकासद हैं, लेकिन तरजीहात हैं। जिंदगी के अंदर भी हम देखते हैं हर चीज एक लेवल पे नहीं होती। फर्ज नमाज अलग होती है, सुन्नत की अलग अहमियत होती है, नफिल की अलग होती है ना। अब हर नमाज को एक अहमियत तो नहीं दे सकते ना। नफिल अगर आप कभी ना भी पढ़े कोई बात नहीं, पढ़े अजर है, लेकिन फर्ज ना पढ़े तो इशू है। जिंदगी के अंदर हर जगह ऐसा होता है ना। गाड़ी के अंदर देख लें, टायर्स बड़े जरूरी हैं, क्रिटिकल हैं। हाँ जावेद भाई टायर्स क्रिटिकल है, इंजन क्रिटिकल है, ब्रेक्स क्रिटिकल है, लेकिन सनरूफ क्रिटिकल है, लेकिन जरूरी बड़ी है, बड़ा अच्छी चीज है। लेदर सीट भी बड़ी अच्छी होती हैं, पावर स्टीयरिंग भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन पावर स्टीयरिंग के बगैर गाड़ी चलाई है किसी ने? मैंने बहुत चलाई है यार, गाड़ी चलती है यार, जीपें चलती हैं, ट्रक चलते थे। इसी तरह से ये तो एक बहुत अहम चीज है REM। ये बात क्लियर हो गई? आगे चलें। याद है मैंने आपको बताया था कि जब मैं टीनेजर था तो मैं चकरा गया था इस बात से कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 8 घंटे सोना चाहिए, सहाबा कराम 4-5 घंटे सो रहे थे। होता कैसा था तो उस वक्त तो समझ नहीं आई। जब साइकोलॉजी पढ़ी, रिसर्च की, तहकीक की, तो एक थीरी है मेरी, सही है, फतवा नहीं दे रहा हूं, ये मेरी राय है, मेरी राय है, राय। कल आपने ये जाके नहीं कहना सुलेमान साहब ने ये कहा था मैं फंस गया। मेरी राय ये है कि सहाबा कराम में हमारे में फर्क क्या था। फर्क ये था कि अगर एक शख्स 8 घंटे सोता है और 2 घंटे REM उठाता हो, और एक शख्स 5 घंटे सोए और 2.5 घंटे REM उठाए, तो बेहतर कौन रहा, A या B? B। ये रास्ता मेरे ख्याल से सहाबा कराम का, उनकी नींद बरकत वाली थी, जो असल चीज थी वो ज्यादा थी। भाई देखे ना, मेहंदी होती है शादियों में, होती है, बोले हाँ। मायूं होता है, निकाह का खाना होता है, वलीमा होता है, और फिर कबूल है भी होता है। अगर मायूं ना हो तो शादी हो जाएगी? मेहंदी ना हो शादी हो जाएगी? निकाह का खाना ना हो तो शादी हो जाएगी? वलीमा ना हो तो शादी हो जाएगी? हो जाएगी, नहीं होगी, होगी होगी, सॉरी, हो जाएगी, शादी तो हो जाएगी। अम्मी नाराज हो जाएंगी, अपन नाराज हो जाएंगे, शादी हो जाएगी। लेकिन आपने कबूल है नहीं कहा वारिस साहब, तो शादी हो जाएगी? होगी? नहीं होगी? नजमुल्लाह साहब नहीं होगी। हाँ उलमा फरमाए नहीं होगी तो नहीं होगी, आप जितना बोले नहीं होगी। अब एक शख्स
मेहंदी में मेहंदी करा जाए और कबूल ना बोले, उससे तो बेहतर वो चिल्लू है जो मेहंदी मेहंदी कुछ ना करे, हर तीसरे दिन कबूल बोले, तो ज्यादा परफॉर्मेंस उसकी होगी ना भाई। तो आरईएम जो है वो हमारी नींद के अंदर इसका वही मकाम है जो शादी ब्याह के अंदर कबूल है का है। अब इंशाल्लाह आप नहीं भूलेंगे तो बच्चों को भी समझ आ रही, साल के बच्चे हैं ना, ये सब समझ रहे हैं, इसलिए इनको बार बार आप निकाह की जो है वो सेरेमनी में बिठाते हैं ना, जब भी आप निकाह पढ़ाते हैं इनको बिठाते हैं ना, इसलिए समझ रहे हैं ये लोग। चलो अच्छी बात है, पानी डाल दो। ये बात क्लियर हो गई कि आरईएम की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि आरईएम को कैसे बढ़ाना है। ये इतना अहम मैं आपको राज देने वाला हूं कि आपको तो मुझसे मोहब्बत करनी चाहिए इतना बड़ा राज आपको मिलने वाला है हमारे साथ, और हमारे साथ से भी करनी चाहिए जो बैठे सारे, कि हमें इस काबिल बनाए कि हमको ये राज देने वाले हैं आपको, और चंद को तो फ्री मिलने वाला है मजे की बात नहीं है, चंद बेचारों को तो फीस में मिलने वाला। तो इसको देखते हैं इंशाअल्लाह, आ रहा है, आगे चलें। सर्केडियन रिदम, इस पे आप लोग खुद थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मैं इसको समराइज कर देता हूं। सर्केडियन रिदम क्या है? साइंटिस्ट ने ये नोट किया कि इंसान और दूसरी मखलूकात, उनके सिस्टम्स 24 आवर साइकिल पे चलते हैं। एक टाइम पे ये होगा, दूसरे टाइम पे ये होगा, तीसरे टाइम पे ये होगा। ये देखें, 2:30 बजे बेस्ट कोऑर्डिनेशन होगी, 3:30 बजे फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम होगा, 5 बजे ग्रेटेस्ट कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी और मस्कुलर स्ट्रेंथ होगी, 6:30 बजे हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होगा, 7 बजे हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर होगा, 9 बजे मेलेटोनिन सिक्रेशन शुरू होगी। मेलाटोनिन ये केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्रेन रिलीज करता है। और मेलाटोनिन क्या करता है? इसकी एक बहन है सेरोटोनिन, मेलाटोनिन सेरोटोनिन। ये दो केमिकल जब आते हैं तो बॉडी डिप्रेशन में चली जाती है, सिस्टम स्लो होना शुरू हो जाता है, बॉडी फंक्शन स्लो होने शुरू हो जाते हैं। यानी इशारा क्या होता है कि अब क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। फिर देखें क्या होता है, मिडनाइट आई, डीपेस्ट स्लीप 2 बजे, लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर 4:30 बजे, शार्पेस्ट राइज इन ब्लड प्रेशर 6:45 बजे ब्लड प्रेशर का शार्पेस्ट राइज है। ये टाइम सोने का नहीं है अल्लाह के लिए भाई, ये टाइम उठने का है। बॉडी एकदम से प्रेशर बढ़ा रही है, इसलिए इसी वक्त जो है ना वो हार्ट अटैक बहुत होते हैं। अगर कोई चिल्लू हो तो उसको तो इसी वक्त होगा, सुबह का टाइम। तो ये जो है क्या है, आपका एक साइकिल है, इसको कहते हैं सर्केडियन रिदम। तो डॉक्टर्स के जानने था कि दिन 24 घंटे का होता है, तो इसलिए ऐसे होते हैं। फिर किसी ने रिसर्च की, क्या किया कि लोगों को लिया और उन्हें डाल दिया बंद कमरे में चंद दिन, फिर भी देखा कि बॉडी चल रही है 24 आवर्स पे। तो इस में ख्याल आया, इसका मतलब ये है कि कोई बॉडी क्लॉक है। डॉक्टर साहब उस जमाने बॉडी क्लॉक नहीं कहते थे, बॉडी क्लॉक बॉडी क्लॉक बॉडी क्लॉक, चंद साल पहले मिल भी गई वो, उसको कहते हैं SCN, सुप्रा कायस्मेटिक न्यूक्लियस। हाइपोथैलेमस के नीचे ये न्यूक्लियस है, और ये फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में टाइम को मेजर करता है। आपको शायद नहीं मालूम कि इसका क्या वजह है, आपकी बॉडी को मालूम है इसका क्या वजह है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में मालूम है क्या वजह है। हमको नहीं मालूम कॉन्शियसली, बॉडी को सब पता है क्या टाइम है, किस वक्त है, क्या है। और इसी बॉडी क्लॉक के साथ हर चीज लिंक्ड होती है। बाउल मूवमेंट जो होती है पेट के अंदर, जब हम बाथरूम जाना चाहते हैं नंबर 2 करने के लिए, तो वो 24 आवर्स में एक टाइम पे होती है वो। तो हमें डॉक्टर साहब ने समझाया, बहुत सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कब्ज ना हो, तो आप उस वक्त जो आपका बॉडी का है उस वक्त आपको बाथरूम के सामने होना चाहिए।
अगर आप उस बातों नहीं गए आपका डिस्टर्ब हो जाएगा सिस्टम। फिर मुझे समझ आया कि हमारे असलाफ लिखते हैं, अशरफ अली साहब थानवी वाला लिखते हैं कि एक ही वक्त में जाओ फारिग होने, बस दिन में एक वक्त होना चाहिए, उसी वक्त जाना चाहिए आपको। वो तो अशरफ साहब ने इस पर लिखा है, एक ही वक्त जाओ, और अगर उसे नहीं आ रहा तो जाके बैठ जाओ, और रोजा उसे जाके बैठो बैठो बैठो, उसी में आना शुरू हो जाएगा ताकि टाइम बर्बाद ना हो उसके अलावा। है अब पता चला कि ये तो मेडिकल साइंस ये समझा रही है, जो हमारे बुजुर्गों को बहुत पहले बात पता थी। जो देहातों के अंदर कब फारिग होते हैं लोग? हर वक्त या फजर से पहले? फजर से पहले। और मैं ये सोचता था कितनी तकलीफ दे जिंदगी है भाई, मैं समझता पकड़ के बैठते होंगे कि हम तो शहर के लोग हैं, कभी भी चले जाए, डिस्टर्ब सिस्टम। लेकिन मैं ये देखता था कि 2-3 हफ्ते में मैं भी वही करता था। मैं समझता था कि डर के मारे करता हूं, कि वहां पता चला खुसूसन पठानों के इलाकों में एक वक्त होता है खवातीन का, एक वक्त होता है मर्दों का। और अगर आप खवातीन के वक्त में चलते फिरते नजर आए, उसे कहते हैं 7.62 mm, वो जो राउंड होता है वो 9 mm नहीं कहते उसको 7.62 mm कहते हैं। वो एक आपको तोहफे में मिलेगा, जो आपकी जो है ना वो नहलाते लोग निकालेंगे। अब मैं परेशान क्यों उस आया था मैं, अब मैं खौफ से बैठ रहा था, नहीं नहीं सुलेमान नहीं यार अभी नहीं, घड़ी कब होगी? कहते 4 बजे बाद है मर्दों का टाइम। अरे यार 4 बजे बाद, तो मैं समझता था खौफ से मैं सही हो जाता हूँ। वो खौफ नहीं था भाई, वो अल्लाह का निज़ाम है, सर्केडियन रिदम, हार्मोन्स का रिलीज होना, फलाना होना फलाना होना। इसीलिए एक वक्त सोना चाहिए, एक वक्त उठना चाहिए, एक वक्त खाना चाहिए, हर चीज एक वक्त पे होनी चाहिए भाई। अगर आप शाम को 7 बजे खाना खाते हैं और रोजाना खाना खाते हैं तो बॉडी की इंटेलिजेंस की वजह से बॉडी तैयार होती है उस वक्त खाने के लिए। यहां तक एंजाइम्स वगैरह भी जो है वो लाइंड अप होते हैं। आप एक वक्त सोते हैं तो बॉडी उस वक्त के लिए बिल्कुल प्राइम होती है सोने के लिए। अगर आप सुबह एक वक्त उठते हैं तो आप ये देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद आपको अलार्म की जरूरत नहीं होती है। हजरत देखा है ऐसा कितने लोगों ने फील किया है? अलार्म की जरूरत नहीं होती, उससे बॉडी ऑटोमेटिकली उठाती है और फ्रेश उठते हैं, पूरा सिस्टम चल रहा है। इसलिए हमारे असलाफ बड़े एक ही वक्त हर काम करते थे और बहुत हेल्दी रहते थे। हम जो है वो आगे पीछे करते हैं और सत्यानाश हुआ है। इशा के बाद बातचीत करना दुनिया की मकरूह है। क्यों? क्यों मना है? क्यों पसंद नहीं किया गया? इसलिए इशा के बाद क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। इसलिए इशा की जमात थोड़ी ताखीर से पढ़ना अफजल है, ताकि थोड़ी ताखीर करें ताकि लोग सारे काम पूरे कर लें और इशा के बाद जो है सो जाएं। फजर के बाद हुजूर क्या फरमा रहे हैं? अस्सुबह तो तमना और रिज़्क़, सुबह की नींद रिज़्क़ को रोक देती है। क्या फजर की नमाज अल्लाह ने इसलिए बनाई है कि हम नहाए धोएं, उठें, मस्जिद जाएं, नमाज पढ़ें, अल्लाह का कलाम सुने और उसके बाद बिस्तर में सो जाएं? इसलिए पैदा किया अल्लाह ने हमें फजर के लिए कि पूरी कौम जाके सो जाए। तो अब तो दुनिया फतह करने का वक्त है, जाके आगे काम करें। सोचते कॉमन सेंस की भी तो बात है। ये सर्केडियन रिदम है जिसको हम डिस्टर्ब करते हैं और इसका बहुत बड़ा डैमेज है। एक वक्त में उठना चाहिए। एक समय कहने लगे सुलेमान साहब गोरे तो एक वक्त उठ सकते हैं, पोनी सुने, हम तो एक वक्त में उठ नहीं सकते। मैं क्यों? कहने हमारी तो नमाज ऊपर नीचे होती है, ऊपर नीचे होती है। मैं कहा अगर नमाज ऊपर नीचे होती है तो आप ऊपर नीचे क्यों होते? भाई आप एक टाइम लगा लें उठने का, आप 4 बजे उठने का टाइम लगा लें। गर्मियों में आपको फजर की जमात मस्जिद में मिलेगी, सर्दियों में तहज्जुद मिलेगी, गर्मियों में नमाज मिलेगी और वो भी मिलेगा। कौम को तो चैन है नहीं। एक साहब कहें अगर मैं पूरे साल तहज्जुद पढ़ना चाहूं तो मैं 3 बजे उठे हैं, फिर गोरे उठते थे ना 3:30 बजे, आप 3 बजे उठ जाए यार, लेकिन 8 घंटे सोने होते हैं। ये तो पोनी है, ये तो भी निकल जाएगा इंशाल्लाह। अब 11 बजे सो जाएं, 10 बजे सो जाएं, 3 बजे तक 5 घंटे इनफ, एम्पल, खत्म। दुनिया में सोने के लिए नहीं भेजा, काम के लिए भेजा।
सोने के लिए एक बड़ी आइडियल जगह है, वो है कब्र। कि जन्नत में भी काफी मसरूफियात हैं। अल्लाह हिफाजत पाए जन्नत से, अल्लाह हम सबको बचाए, आमीन। जन्नत में तो बहुत ज्यादा मसरूफियात हैं, चैन तो वहां है नहीं, लेकिन जन्नत में भी काफी बिजी होंगे हम लोग सारे, और आप लोग मेरी पकड़ में आएंगे नहीं। तो जितना मिलना मैं आपसे यहां मिलना चाहता हूं, कि वहां आप लोग बहुत बिजी होंगे, यहां भाग रहे होंगे, वहां भाग रहे होंगे, ओढ़ रहे होंगे। अभी जन्नत के अंदर जो है ना, इसको एक्सप्लोर करने में आप लोग सदियां लगाएंगे, दोस्तियां कर रहे होंगे। जिनकी अभी बेगम से दोस्ती नहीं है वो जन्नत में तो होगी। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज जो है वो नींद से बेहतर है, बहुत बेहतर है इस टाइम पे। अच्छा आगे चलें। ये जो सेरोटोनिन है और मेलाटोनिन है, तो सेरोटोनिन जो है इट इज इनवर्सली कोरिलेटेड विद लाइट। क्या मतलब कि जैसे ही लाइट बढ़ती है और कम होती है, सेरोटोनिन कम होता है और बढ़ता है। जब सेरोटोनिन बढ़ता है तो बॉडी स्लो डाउन हो रही है, यानी सोना है। देखें, अल्लाह ताला ने हमें बनाया, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस मशीन के लिए एक मैनुअल दिया है, ऑपरेशंस मैनुअल। वो है कुरान और सुन्ना। ऐसे है ना काशिफ भाई, इस बॉडी के लिए। ओ भाई, जिसने बनाया है उसी मशीन का मैनुअल इस्तेमाल करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी कोरोला को चलाने के लिए ट्रैक्टर का मैनुअल लगाएं? क्योंकि ट्रैक्टर का मैनुअल बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर का मैनुअल आसान लग रहा है। ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होता ना, तो किक लगाते हैं ना तो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि काम आसान है। तो कोरोला किक लगाएंगे। हमारे पास ट्रैक्टर भी था एक जमाने में मेरे पास। अब मत पूछें क्या क्या रहा है, ट्रैक्टर भी रहा। एक साहब ने मेरे कर्जा ले लिया पाकिस्तान में। मैं जब बहुत कम है पैसे वापस करो, तो कहते हैं कि जी पैसे तो नहीं है। तो मैं यार कुछ तो करो, तो कहते हैं मेरा घोड़ा है। तो मैं घोड़ा ही ले लो, उसे घोड़ा दे दिया और मेरे आजाब हो गया। वो घोड़ा पता चला कि वो घोड़ा अनट्रेन घोड़ा था सिंध का, जो ट्रेन नहीं हो सका था, पता नहीं क्या था, वो जंगली था। अच्छा, हमने कहा चलो उसको हमने रखा क्लिफ्टन में। अब क्लिफ्टन हम जाते हैं घोड़े देखने। एक दफा उसमें जब हम बैठे, उसके पीछे गाड़ी लगाई, वो इतना जोर से भागा कि वो चंद लोगों को मारते मारते बचा, हम मरते मरते बचे। तो घोड़ा रखा हमने, ट्रैक्टर रखा है, मतलब बहुत चीजें रखी। तो क्या इसलिए कि ट्रैक्टर अच्छा लगता मुझे, उसके मैनुअल से अपनी कोरोला चलाऊं? नहीं ना। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान सुन्नत दी हुई है, तो उसके मैनुअल से जिंदगी चलाना चाहते हैं या किसी और मैनुअल से जिंदगी चलाना चाहते हैं? अल्लाह का खौफ करना चाहिए यार, कोई अल्लाह से डरना चाहिए। जब अल्लाह ने बनाया ऐसे है कि सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, आदमी का सिस्टम कम होगा, तो इसीलिए सुन्नत ये दी कि ईशा के बाद सो जाओ। जब सुबह शार्प इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर का, सेरोटोनिन का लेवल जो है वो कम होने लगेगा, बॉडी उठने लगेगी, तो फजर बाद मत सो। अब हम अगर इसके उल्टा करेंगे तो क्या होगा? डैमेज नहीं होगा। क्यों डॉक्टर फरीद, डैमेज नहीं होगा? बोले होगा। बोल रहा होगा डॉक्टर फरीद, डैमेज होगा अगर नेचर के खिलाफ चलाएंगे बॉडी को? बोले जी। देखें आप, डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी। हम क्या करते हैं, सेरोटोनिन लेवल ऊपर आ रहा है, बॉडी डिप्रेस होने वाली है, हमको मेहंदी में जाना है, और चूंकि खाना मुफ्त है तो 2 प्लेटें खानी है, 2 बिरयानी की। मैंने खुद सुना लोगों को कहते हुए, खुद सुना है पाकिस्तान के अंदर, कि चूंकि आज मेहंदी का खाना था, मैं दोपहर का खाना नहीं खाया, अभी मंडो। और चूंकि पेप्सी फ्री है, 3 पीनी है। मैंने खुद देखा एक साहब को एक दफा, एक बगल में और 2 यूं ये चले आ रहे हैं, क्योंकि वो हिल भी नहीं सकते, और यूं बैठ गए। अच्छा, मैं ये समझा कि वो किसी के लिए कि आ रहे हैं, कुर्बानी कर रहे होंगे अपने असाजा के लिए। उन्होंने यूं लगाया और निगाहों से ये बता रहे हैं, खबरदार अपनी मैली निगाहें भी रहने डालना। अच्छा, मैं ये समझा कि ये हो सकता है कोई गरीब लोग हों, गुरबा हों,
तो इनको नहीं मिलता होगा तो चलो मजबूरी में होता है। अच्छा, मेरी मुसीबत है कि हम साइंटिस्ट हैं ना, हमें पहुंचना पड़ता है तय तक। तो मैंने आगे चंद लोगों का ताकुब किया कि जाते कैसे हैं। यू विल नॉट बिलीव मे बी VTIs अकॉर्ड्स चला रहे हैं, अकॉर्ड VTI सिविक है, ड्राइवर नहीं है सर, ड्राइवर नहीं है। देखो आप दिल को तसल्ली मत। हिट्स हैं। तो अल्लाह के लिए आप मुझे बताइए कि रात को 12 बजे इतनी शुगर आप सिस्टम में लेंगे, वो भी रिफाइंड शुगर, इतना कैफीन लेंगे, इतनी बिरयानी लेंगे, तो सिस्टम आपको सही चलेगा। और नींद आते आते 3 बजेंगे तो क्या खाक सुबह उठ सकेंगे? उठेंगे भी तो वैसे ही पढ़ेंगे, नमाज में पढ़ता था ऐसे ऐसे, तो कौन सा खुशी होगा? कौन सी बात समझ आएगी? कौन सी आयतें समझ आएंगी? नजमुल्लाह साहब की करें समझ आएगी? वो कह आएगी, इनकी तो आएगी वो। और फिर सुबह जब सिस्टम जो है ऑन होने की कोशिश कर रहा है, वो हमारे पब्लिक स्कूल हैदराबाद में लड़के थे, हिंद को बोलते थे ना, वो कहते थे असी तिहोन सहसा सहसा, यानी अब तो हम सोएंगे। असी तिहोन सहसा, सोएंगे मतलब अब तो सोना है। फिर उठेंगे 11 बजे 10 बजे। ये कोई बॉडी के लिए सही काम तो नहीं है ना। कोई अकल वाला शख्स कहेगा ये गलत है, दीनदार लोग कहेंगे गलत है, इल्म वाले लोग कहेंगे गलत है। भाई क्या कर रहे हैं आप? रात नींद के लिए बनाई अल्लाह ने, दिन काम के लिए बनाया है, पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा है। आगे चलें। स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट कैसे कहते हैं? बहुत कंफ्यूजन है लोगों के अंदर। स्टिमुलेंट कैसे कहते हैं? स्टिमुलेंट्स आर ड्रग्स। विकिपीडिया पे चले जाएं और ये रिसर्च निकाल लें भाई, कल मुझ पे ना डाल दीजिएगा। Stimulants are drugs that temporarily increase alertness and wakefulness. Stimulant उस केमिकल को कहते हैं जो टेम्पररी वेकफुलनेस और अलर्टनेस को बढ़ाता है, उसको कहते हैं स्टिमुलेंट। They usually have increased side effects and are widely used throughout the world as prescription medicines and illicit substances of recreational use or abuse. ये दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। हर स्टिमुलेंट का साइड इफेक्ट होता है। कोई स्टिमुलेंट ऐसा नहीं जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर उसका साइड इफेक्ट नहीं होता तो उसको स्टिमुलेंट नहीं कहते भाई। बहुत से नेचुरल सब्सटेंसेस आपको स्टिमुलेशन दे देते हैं। आपने सेब खा लिया, आपने कोई जूस पी लिया, उसमें शुगर होती है, उसमें इस तरह की चीज़, आप फ्रेश फील करते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट्स आप खाते हैं, आप फ्रेश फील करते हैं। सुबह नाश्ता अच्छा करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आपको एनर्जी मिलती है, एनर्जी आती है नेचुरली। उन्हें उनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। हर स्टिमुलेंट के साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये पहले दिमाग में डाल लें। और क्लिनिकली इस्तेमाल होता है, दवाई के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेथार्जी फटीग फाइट करने इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा नींद आने लगी, कोई स्लीप का डिसऑर्डर है तो स्टिमुलेंट इस्तेमाल होता है कि नींद कम हो जाए। टू डिक्रीज एपेटाइट, प्रमोट वेट लॉस, ठीक है ना। डिप्रेशन को ट्रीट करने भी स्टिमुलेंट इस्तेमाल होते हैं। स्टिमुलेंट्स एक केमिकल्स हैं जो यूजुअली मेडिकल रीजंस के लिए इस्तेमाल होते हैं या अब्यूज होता है इसका। तो स्टिमुलेंट्स की जो कैफीन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज्ड साइकोएक्टिव ड्रग एंड बाय फार द मोस्ट कॉमन स्टिमुलेंट। जो कैफीन होती है, जो चाय में और कॉफी में होती है, इसका टेक्निकल नाम है साइकोएक्टिव ड्रग, जो आपको साइकोलॉजिकली थोड़ी एक्टिव कर दे। और ये मोस्ट वाइडली यूज स्टिमुलेंट है दुनिया का, कैफीन। जो कॉफी में होती है, चाय में होती है, पेप्सी में होती है, 7 अप वगैरह में जो होती है, इसको कैफीन कहते हैं। स्टिमुलेंट्स के जो हायर वेरिएशंस हैं, वेरिएंट्स हैं, उसमें क्या है? मैरिजुआना, हशीश, कोकेन, हेरोइन, निकोटीन स्टिमुलेंट है जो सिगरेट में होती है,
उसके बाद आपकी कैफीन है, तो ये सारे स्टिमुलेंट्स हैं। ये बात क्लियर होगी? अच्छा, करता क्या स्टिमुलेंट? स्टिमुलेंट करता ये है कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जाकर ट्रिगर करता है, उनके साथ रिएक्ट करता है। देखें, स्टिमुलेंट्स आर अब्यूज्ड टू बूस्ट एंड्योरेंस एंड प्रोडक्टिविटी। देखें, ये आपने देखा होगा ओलंपिक्स के अंदर ड्रग टेस्ट होता है, क्या चेक कर रहे होते हैं? स्टिमुलेंट्स अब्यूज। क्योंकि अगर आपने स्टिमुलेंट लिया तो आप तेज भाग सकेंगे, आप तेज दौड़ सकेंगे। तो स्टिमुलेंट अब्यूज पकड़ते हैं कि भाई आपने तो ड्रग लेके भाग रहे हैं, ड्रग लेके आप कुछ कर रहे हैं। अब आप कहेंगे तो अच्छी बात है, ड्रग लेके मैं भाग लूं, अच्छा तो है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट से क्या होगा? ये साइकोटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं फिजिशियंस, तो क्या इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते? बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो समझदार डॉक्टर्स एज ए लास्ट रिजॉर्ट प्रिस्क्राइब करते हैं साइकोटिक मेडिसिन, नॉट एज अ फर्स्ट रिजॉर्ट। ये देखें, अदर वेल नोन स्टिमुलेंट्स, एफेड्राइन, एम्फेटामाइंस हैं, कोकेन है, एमडीएमए है, ये सारी स्टिमुलेंट्स हैं। एड्स आ रहे हैं कि कैफीन अच्छी है, कैफीन सेहत के लिए अच्छी है, एड्स आ रहे हैं माशाल्लाह। जहर सेहत के लिए अच्छा है, इसके भी एड्स कभी शुरू हो जाएंगे। हुआ ये कि हमारी ट्रेनिंग में श्रमबर्जे के इंजीनियर्स आए। श्रमबर्जे जो है ये दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। दे आर इनटू ऑयल ड्रिलिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग वगैरह वगैरह। उन्होंने हमें कहा कि हमारी रिग्स के ऊपर एक्सीडेंट्स होते हैं। तो देखा यह गया कि दिन में एक्सीडेंट्स कम और रात को ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि रिग्स चलती हैं 24 आवर्स। तो श्रमबर्जे ने कंसल्टेंट्स हायर किए और काफी पैसे दिए उन्हें यह मालूम करने के लिए कि ये डिस्पैरिटी क्यों है, दिन में कम और रात को एक्सीडेंट ज्यादा क्यों है। उन्होंने पूरी रिसर्च की, डिफरेंट लोकेशंस पे गए दुनिया में, और उनकी फाइंडिंग ये थी कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कैफीन की वजह से। कैफीन इज द कल्प्रिट। क्योंकि रात को जागने के लिए लोग कैफीन इस्तेमाल कर रहे हैं। कैफीन क्या करती है? आपको ऊपर ले जाती है और फिर क्या होता है उसका डाउन टाइम, उसका विड्रॉल। जब वो नीचे आती है तो आपको ले जाती है नीचे। ऐसे ऐसे जब लेंगे कैफीन आप तो फ्रेश फील करेंगे, जैसे उसका असर थोड़ा कम हुआ ठक नीचे, और जैसे नीचे आए तो एकदम से नींद, एक्सीडेंट। आज श्रमबर्जे के डेस्क के ऊपर कैफीन को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। दूध इस्तेमाल करें, जूस इस्तेमाल करें, चाय, कॉफी, पेप्सी, कोक की इजाजत नहीं है। इन लड़कों ने मुझे कहा, मुझे पता चला, तो मैंने कहा कि वो जो रिसर्च हुई थी उसकी कॉपी मिल सकती है? कहते हैं हाँ। तो हम तो चिल्लू हैं भाई, हमारे पास तो इतने वसाइल नहीं है कि इतनी बड़ी रिसर्च करें। अल्लाह का फजल हुआ, उन्होंने लाके वो मुझे शेयर कर लिया। ये रिसर्च, वो कॉपी मेरे ऑफिस में पड़ी हुई है। उसमें क्या लिखा हुआ है मुलाहिजा फरमाइए। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये श्रमबर्जे के कंसल्टेंट्स बता रहे हैं। तो आप भी जब पढ़ाएंगे तो अपने पे तो लेना ही नहीं है डॉक्टर फरीद साहब, अपने पे तो लेना ही नहीं आप, और कंधे इस्तेमाल करें ना। डॉक्टर साहब कितने पेशेंट्स आपके पास आते हैं, अल्लाह अकबर, कितना फायदा होगा इंशाल्लाह जब आपको बताएंगे कि देखो मैंने कैफीन छोड़ दी है अब। तो उन्होंने पहले लिखा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कैफीन। घोड़े होते बड़े समझदार है ना, पर बैलेंस करके चलते हैं। दोनों बताओ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। आइए, इंप्रूव्स अलर्टनेस, स्टिमुलेंट का काम यही है। नंबर 2, इंक्रीजेस कैपेसिटी फॉर मस्कुलर वर्क, स्टिमुलेंट का काम यही है। अगर आप चाय पिएंगे तो कुत्ते के आगे तेज भागेंगे,
तो अगर कुत्ता काटने के लिए आ रहा हो तो पी लें, इसलिए मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है। इंप्रूव मोटर स्किल कोऑर्डिनेशन, बेटर परफॉर्मेंस ऑफ मेंटल टास्क, इंप्रूव रिएक्शन टाइम, वर्क्स फास्ट, लगे ठा करके। लेकिन मजे की बात यह है कि चूंकि वो हम एबटाबाद पब्लिक स्कूल में थे, तो चाहे या ना चाहे सोहेल नदीम साहब खेलना तो पड़ता था बेटा, है ना। तो 5-6 साल खेल खेल के गुजर गए। तो अंदर से हम सब खिलाड़ी हैं सारे पब्लिक स्कूल एबटाबाद वाले, कुछ ना कुछ खेलते हैं। अगर आप 25 मिनट का स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज करें, आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आपके एंडोर्फिन लेवल बढ़ते हैं, एड्रेनल लेवल बढ़ता है, नॉर एड्रेनल लेवल बढ़ता है। आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं 25 मिनट की एक्सरसाइज से विदाउट एनी साइड इफेक्ट। लेकिन 25 मिनट के लिए दम मारना पड़ेगा, पसीने निकालना पड़ेगा। चाहे तो बेगम साहिबा सर्व कर सकती हैं बिस्तर पे। तो एक्सरसाइज में तो रोमांस नहीं है, चाय में रोमांस है, एक सुरूर है। कैफीन ट्रिगर करती है नॉर एड्रेनलिन को। नॉर एड्रेनलिन जो है इट्स अ स्ट्रेस केमिकल। अगर आप स्ट्रेस में हैं और आपने कैफीन ली तो और सत्यानाश करेगी आपका। नॉर एड्रेनलिन की जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो ये है कि इट गिव्स यू अ प्लेजेंट फीलिंग। जब नॉर एड्रेनलिन आता है सिस्टम में तो आपको प्लेजेंट फीलिंग मिलती है। उस प्लेजेंट फीलिंग के लिए हम कैफीन लेते हैं, नॉर एड्रेनलिन ट्रिगर होता है। जैसा कोई आप एक्साइटिंग काम करें ना, कोई एडवेंचर करें, तो नॉर एड्रेनलिन किक इन होता है। अब यू स्ट्रेस में जाते हैं, तो यू स्ट्रेस में क्यों लोग करते हैं ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, एडवेंचर करते हैं, गाड़ी तेज चलाते हैं, भगाते हैं कुछ लोग गाड़ियां। चलो भाई 170 पे क्यों भगाते हैं? इसलिए कि नॉर एड्रेनलिन किक इन हो रहा है ना, प्रेजेंट मजा आ रहा है। आप पूछें जावेद साहब को, भाई मजा आ रहा था ना आपको? नहीं आपको मजा आ रहा था ना, तो वो चाय दे देती है आपको बगैर किसी एफर्ट के। एनीवे, आइए नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं। नंबर 1, हाफ लाइफ ऑफ 7 आवर्स। जो हाफ लाइफ को समझते हैं वो परेशान होना चाहिए। हाफ लाइफ का मतलब यह है कि बॉडी को कितना टाइम लगेगा इस केमिकल को बॉडी के अंदर हाफ करने में। यानी अगर आपने 5 मिलीग्राम ली और ब्लड कॉन्सेंट्रेशन में आ गई तो 2.5 मिलीग्राम करने में कितना टाइम लगेगा? 7 घंटे लगेंगे। तो उसको 2.5 मिलीग्राम करने में फिर 7 आवर्स लगे, फिर 2.5 से 1.25 करने में फिर 7 आवर्स लगे, तो वो तो सिस्टम उसको निकाल ही नहीं पा रहा। फिर ये है कि बिल्डअप ऑफ टॉलरेंस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले आपको जो है वो 1 कप में जो है वो एक सुरूर आएगा, अब नेक्स्ट टाइम उसी सुरूर के 2 कप, फिर 3 कप, फिर 4 कप, तो मैं जानता हूँ लोगों को कि जिन्होंने मुझे बताया कि हम 20-20 कप रोज़ाना पी रहे हैं। फिर ये जो है कैफ़ीन का क्या है कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा डिस्टर्ब कर देती है। फिर ये कि इंक्रीजेज रेस्टलेसनेस, बेचैनी की कैफियत बढ़ जाती है। इट ऑल्सो डिसरप्ट स्लीप आर्किटेक्चर, जो इतनी खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने स्लीप आर्किटेक्चर बनाया है, डिफरेंट स्टेजेस आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, उस आर्किटेक्चर को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये तो आपके सामने नेगेटिव एस्पेक्ट्स कैफ़ीन के ना। तो अब आके ज़रा मैं समराइज़ करना चाहता हूँ इस पूरी वर्कशॉप को। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि किस तरह से हम मालूम करें कि हमारा ऑप्टिमम लेवल क्या है, कि कितने आवर्स हमने सोना है। तो ऑप्टिमम लेवल मालूम करने के लिए 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो ये है, फजर के बाद सोना ख़त्म कर दीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि सुन्नत भी यही है, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा भी यही है, और हमें अल्लाह ने बनाया है, और हमारा जो मैनुअल है वो हुजूर की सुन्नत है। फिर बाकी जो मेडिकल साइड से हमने देखा कि किस तरह से जो है वो सेरोटोनिन, मेलाटोनिन लेवल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो पहला काम क्या किया कि यू हैव स्टॉप
स्लीपिंग आफ्टर फजर। दूसरा काम क्या करें कि आप कैलूला शुरू करें, यानी दोपहर के अंदर 10, 15, 20 मिनट, आइडियली तो तकरीबन आधा घंटा सो जाएं। अगर लेटने का मौका नहीं मिल रहा है तो आप जो है वो टेबल पे सर रख कर सो जाएं, कुर्सी पे थोड़ा सा ऊँघ लें। बहुत से लोग कहते हैं जी नींद नहीं आ रही, भाई नींद आना ज़रूरी थोड़ी है, आप बस आंखें बंद करके आराम करें, बस सुन्नत को पूरा करें। फिर लोग ये कहते हैं कि नहीं जी वो तो हमारी जॉब में तो किसी सूरत में हम कर ही नहीं सकते, तो फिर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इल्तिजा करें कि अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मैं पूरी करना चाहता हूँ लेकिन मौका नहीं मिल रहा, मुझ पर रहम फरमाएं और मेरे लिए कोई सूरत निकालें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने गैब से कोई शक्ल और सूरत निकालेंगे, और अगर नहीं होगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात पे कादिर हैं कि कैलूला के बगैर ही कैलूला के बेनिफिट्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दे सकते हैं। तो आप टेंशन ना लें प्लीज़, आप अपनी कोशिश करें, जितना कर सकते हैं करें। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी के ऊपर ऐसी जिम्मेदारी नहीं डालते जो उसके बस में ना हो, तो आपके जितना बस में वो आप कर लीजिएगा। नंबर 3, डेवलप रेगुलरिटी इन लाइफ, कि अपनी ज़िंदगी के अंदर रेगुलर हो जाएं, खाना टाइम पे, सोना टाइम पे, आराम करना टाइम पर, ये सब चीज़ें एक टाइम पे करें ताकि आपका सर्केडियन रिदम जो है वो प्रॉपर हो जाए। अब एक साहब कहने लगे नहीं जी वो तो हम रेगुलरिटी लेके नहीं आ सकते, हमारी जो है वो फजर तो ऊपर नीचे होती है। तो उसका जवाब ये है कि अगर फजर ऊपर नीचे होती है तो आप ऊपर नीचे क्यों रहे हैं भाई। आप 4 बजे उठें तो गर्मियों में जो है आपको जमात की नमाज़ मिल जाएगी फजर की, सर्दियों में आपको तहज्जुद मिल जाएगी। तो एक साहब ने कहा नहीं जी अगर मैं पूरे साल तहज्जुद पढ़ना चाहूँ तो भाई आप 3 बजे उठ जाएँ। 4th ये है कि बिकम फिजिकली मेंटली फिट बाय फोकसिंग ऑन एक्सरसाइज, डाइट एंड रिक्रिएशन, कि हमें फिजिकली और मेंटली फिट होना ज़रूरी है। आप एक्सरसाइज करें, जिस तरह हम खाना खाते हैं, सोते हैं, समझे ना, इसी तरह से आप एक्सरसाइज को ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाइए। प्रॉपर डाइट लीजिए, और डाइट जो है जैसा हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, 1/3 खाना खाएं, 1/3 खाली रखें, 1/3 पानी के लिए हो। साथ साथ थोड़ा सा बैलेंस करें डाइट को, उसमें जो है वो वाइटामिन भी हों, मिनरल्स भी हों, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, फैट्स भी हों, मतलब एक बैलेंस डाइट हम खाएं। और हम रिक्रिएशन भी करें कि जिस तरह से बॉडी को फिज़िकल रेस्ट चाहिए, इस तरह दिमाग को ना रिक्रिएशन चाहिए। कोई स्पोर्ट्स खेल लीजिएगा, हाइकिंग है, ट्रैकिंग है, माउंटेन क्लाइंबिंग है, ज़्यादा बच्चे करना है, ये सब जो है वो रिक्रिएशन है ना सर, तो इसको आप भी इंक्लूड करें, मेंटल रिलैक्सेशन। और हर आदमी का अपना हिसाब होगा ना, तो व्हाटएवर रिलैक्सेस यू। और लास्ट ये है कि स्टॉप ऑल स्टिमुलेंट्स, यानी स्टिमुलेंट्स को बस ख़त्म करें। जब आप ये 5 काम कर लें, यानी फजर के बाद सोना ख़त्म, कैलूला शुरू, रेगुलरिटी शुरू, फिज़िकल मेंटल फिटनेस शुरू और स्टिमुलेंट्स बंद, तो फिर ये करें कि 15-15 मिनट के वक्फे से यानी अपनी नींद को कम करें। फॉर एग्जांपल आप सो रहे थे सपोज 8 आवर्स, तो चंद दिन आप जो है 7:45 सोएं और देखें कि कैसा आपका जो है वो फील कर रहे हैं आप। और फिर भी फ्रेश फील कर रहे हैं तो फिर आप 15 मिनट कम करें चंद दिन के लिए, फिर 15 मिनट कम करें। जिस पॉइंट के बाद आप फ्रेश फील नहीं कर रहे वो पॉइंट आपका ऑप्टिमम लेवल है, उसको मार्क कर लीजिए। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपका ऑप्टिमल जो है वो 7 आवर्स हो सकता है आपका ऑप्टिमल लेवल 6.5 आवर्स हो सकता है आपका ऑप्टिमल लेवल 6 आवर्स हो। तो जो भी ऑप्टिमम लेवल है उसको पकड़ लीजिए और फिर उसी को टारगेट कीजिए। इस तरह से आपको ऑप्टिमम लेवल मिलेगा। लेकिन जब तक आपने 5 स्टेप्स नहीं किए, ऑप्टिमम लेवल की डिटर्मिनेशन और तशखीस करना मुश्किल होगा। तो एक साहब कहने लगे यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, इतने सारे काम करो, स्टिमुलेंट छोड़ दो, फलाना कर दो, कोई आसान तरीका नहीं है। तो उसका जवाब है नहीं है, शॉर्टकट है ही नहीं। अगर शॉर्टकट होता तो हम खुद ना करते। देखें, ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ कम एट अ प्राइस एंड देयर इज अ प्राइस दैट वी हैव टू पे फॉर एक्सीलेंस। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये था किस तरह से क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ाएं। तो क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ाने के लिए वही 5 स्टेप्स हैं जो मैंने आपको अभी बताए। जब आप ये करेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ जाएगी, समझे ना। एक्चुअली आपका REM का जो रेशियो है इंशाल्लाह वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव से अल्लाह के फजल करम से जो यहाँ आज अल्लाह के फजल से पूरे हुए। और जो पार्टिंग 2 एडवाइस हैं, पहली तो ये कि प्लीज़ इस मटेरियल को हमसे लीजिए, इसको पढ़ाइए। ये स्लाइड्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, हमारी DVDs अवेलेबल हैं, उन्हें ख़रीद कर आप अपने साथियों को बता सकते हैं। अगर आप एक दफ़ा आपने DVD ख़रीद ली
तो आप उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लीजिए, वो हमारी तरफ से आपको परमिशन है। दूसरा ये था कि मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि मैं वादा नहीं ले रहा, इरादा ले रहा हूँ कि आज के बाद से लेकर मौत तक कितने लोग ऐसे हैं कि जो इंशाअल्लाह ये नियत करेंगे कि हम अब पूरी कोशिश करेंगे फजर के बाद ना सोएं। अगर तो आपने नियत कर ली, एंड आई होप आपने कर ली, तो आपकी लाइफ में रेवोल्यूशन आके रहेगा। इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत नहीं हो सकती, जिन्होंने फरमाया बूरिका ले उम्मती फ़ी बुकूरिहा। इसी हदीस से ये पूरी नॉलेज ट्रिगर हुई, ये पूरी प्रेजेंटेशन ट्रिगर हुई, और इसी हदीस पे आके हम ख़त्म करते हैं कि मेरी उम्मत की बरकत सवेरे में है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।